माया आज फिर खिड़की के पास खड़ी अंधेरे में कुछ निहार रही थी। गुरु, बीबी तुम यहाँ? माना मौसम खुल रहा है मगर उतना भी नहीं खुला। क्या देखती रहती हो अंधेरे में? कुछ नहीं गुरु, अंधेरे में शहर कितना जगमगाता है ना, कितना खूबसूरत लगता है ना। हाँ, मगर ये सब क्यों सोच रही हो? कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमारे मन के अंधेरे को भी कोई जगमगाहट दूर कर सकती है? क्या कोई जुगनू बना है ऐसा जो उस अंधेरे को चीर दे? माया गुरु की आंखों में झांकती हुई बोली। गुरु माहौल को थोड़ा नरम करने के इरादे से, एक बात पूछे बीबी, ये तुम मेरी आंखों में क्या झांकती रहती हो? ऐसा क्या है इनमें? माया सर्द लहजे में, इनमें खुद को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अपना वजूद तलाशती हूँ मैं। क्या तुम खुद को ढूंढ पाती हो इनमें? क्या तुम्हारा वजूद मिल जाता है तुम्हें यहाँ? कभी लगता है हाँ, इन आंखों में सिर्फ मेरा ही अक्स है, मैं ही रहती हूँ। मेरा वजूद मुकम्मल होता नजर आता है, मगर जब ख्वाब से जागती हूँ तो ये एक छलावा सा लगता है। गुरु माया का हाथ पकड़ उसे सोफे तक ले आया, उसे आराम से वहां बिठाकर स्वयं जमीन पर बैठ गया और अपने बाजू माया के घुटनों पर रख उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ना तो ये छलावा है माया, ना कोई झूठ। मेरा वजूद तुमसे पूरा होता है और तुम्हारा मुझसे। इन आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा था, है और रहेगा। माया की आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी और सीधे गुरु की आंखों में समा गई। देखा तुमने, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों में कैद हो गए। मतलब तुम्हारा अक्स, तुम्हारा वजूद मेरा हो गया। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। गुरु अभी भी चेहरा ऊपर की ओर किए उसकी आंखों में झांक रहा था। माया को जाने क्या हुआ, थोड़ा सा झुकी और गुरु के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर खामोशी छा गई, फिर उन्हें अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। गुरु ने खामोशी से अपना सिर माया की गोद में रख दिया। माया उसके सिर पर अपना सिर रखकर फिर से किसी गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर दोनों बेसुध से रहे, फिर उसने हौले से गुरु को पुकारा। कोई जवाब नहीं। गुरु तो सो चुका था। उसने गुरु को हिलाया, वो ऊँघते हुए, क्या हुआ बीबी, मुझे सर्दी लग रही है। गुरु, फिर दोनों उठे और रजाई में दुबक लिए। गुरु ने माया को अपनी ओर खींचा, वो गुरु के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। अब क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? नींद आज आंखों से रूठ गई लगता है गुरु। ऐसा लग रहा है अगर सो गई तो कुछ खो दूंगी। क्या कुछ? माया, कुछ ऐसा जो मेरा है, सिर्फ मेरा, जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। मगर वो क्या है, यही समझ नहीं आ रहा। माया, खुद को ज्यादा मत उलझाओ। कभी तो मुझे लगता है मैं ही तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम दिन में क्या थी और अब भी मैं ठीक हुई हूँ गुरु, मगर कुछ यादें मुझे झंझोड़ कर रख देती हैं। यूं लगता है ये मुझे बर्बादी के अंतिम छोर तक ले जाकर ही मानेंगी। गुरु की आंखों से भी नींद कोसों दूर जा चुकी थी। आज वो बस माया को सुनना चाहता था। ऐसा क्यों बीवी? पता नहीं गुरु, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज कहीं दूर भाग जाने का मन कर रहा है, सबसे दूर, बहुत दूर। अगर तुम दूर चली जाओगी तो क्या तुम्हें लगता है तुम आसानी से जी पाओगी? तुम दिन में इतनी खुश थी, इतनी खुराफात मचाई, और अब अचानक ये सब। पता नहीं गुरु, क्यों मेरे माँ बाबा मुझसे इतने खफा हैं। मेरा क्या कसूर है? उन लोगों को क्या मेरी याद नहीं आती होगी? आती होगी माया, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। माया उसकी ओर चीरा करके उसकी आंखों में झांक कर, खैर छोड़ो, एक बात पूछे, मगर सच सच बताना। पूछो। तुमसे झूठ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेफिक्री से बोला। मैं तुम्हारे इतने करीब होती हूँ, इतने ज्यादा करीब, कभी तुम्हारी इच्छा नहीं हुई कि? नहीं माया, जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं तब तक कुछ नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ूं, ये मुझे गवारा नहीं। अगर मैं तुम्हारी रजामंदी के बिना कुछ करता हूँ तो मुझ में और एक रेपिस्ट में क्या फर्क रह जाएगा? एक किस्म से वो भी तो रेप करना ही कहलाएगा। माया की आंखों से दो बूंदें छलक पड़ी। पागल औरत, आंसू क्यों? थोड़ी देर कमरे में खामोशी छा गई। गुरु, मुझे लगता है वक्त आ गया है तुम्हें मेरे बारे में बताने का। फिर तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर होगा। तसल्ली तो रहेगी कि मैं उस इंसान के साथ रही हूँ जिसने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। जब गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया
तो माया फिर उसकी तरफ मुड़ी, मुस्कुरा दी। पागल, ये तो सो गया। आज नहीं तो एक दो दिन में सही अपना सारा दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हौले से गुरु के गालों को छूकर उसके सीने पर आंखें बंद कर वो भी सो गई। माया आज जल्दी उठ गई थी। थोड़ी देर गुरु को देखती रही, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब बाहर आई, गुड मॉर्निंग बीबी, एक कातिल मुस्कुराहट के साथ। चलो उठो तुम, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कह माया चली गई। गुरु ने जैसे ही कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली, कपड़ों का ढेर चरण स्पर्श करने के लिए गुरु के कदमों में बिछ गया। क्या करूं मैं इस गधी का? अब इसने मेरे हिस्से के भी कपड़े ठूंसने शुरू कर दिए। मुझे क्या, करती रहेगी सफाई। और बाथरूम की ओर खिसक लिया। जब माया वापिस आई, हाथ में कॉफी के मग थे, मेज पर रखे। गुरु शर्ट के बटन चढ़ा रहा था। माया का ध्यान नीचे गिरे कपड़ों के ढेर पर नहीं गया और वो उनमें उलझकर गिर पड़ी। धड़ाम, एक आवाज। वो पीछे पलटा तो माया फर्श चूम रही थी। गुरु उसे उठाते हुए, क्या हुआ, गिर पड़ी? नहीं, मैं तो योगा का अभ्यास कर रही थी। गिर गई हूँ अंधे, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई तो दिया मुझे। फिर लगा आज सुबह सुबह तुम्हारा मन फर्श को चूमने का किया होगा। फर्श चूमो तुम। मैं क्यों? मैं तो तुम वाक्य पूरा करो बीवी। मुझे अधूरी चीजें अच्छी नहीं लगती। नहीं करती पूरा। जाओ, क्या कर लोगे तुम? कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। कॉफी छोड़ो, नाश्ता करते वक्त इसका स्वाद ले लूंगा। पहले तुम अपना वाक्य पूरा करो। माया की तरफ बढ़ते हुए माया पीछे सरक रही थी। अब गुरु कपड़ों में उलझ गया और धड़ाम, माया खिलखिला दी। अब तुम क्यों फर्श चूम रहे हो? गुरु को और क्या चाहिए था, जवाब तुरंत दे डाला। मैंने सोचा इस फर्श को मेरी बीवी के होंठ नसीब हुए हैं, तो वैसे नहीं तो ऐसे सही तुम्हारे होंठों को छू लूं। माया हंस दी। उसे उठाया और आइंदा से अलमारी खोलो तो ध्यान रखना। अब ये ना कहना ऐसे मत रखा करो। कपड़े मैं ऐसे ही रखूंगी। उसने सब कपड़ों को उठाकर बिस्तर पर फैला दिया और तुनक कर चली गई। ये पागल औरत मेरे ही पल्ले पड़नी थी। गुरु बाकी के बटन चढ़ाते हुए, अब ये कमबख्त स्वेटर कहाँ मर गया? अब इस ढेर में उसे ढूंढो। आज गुरु अकेला रेस्टोरेंट गया था। अकेला जाना तो नहीं चाहता था, मगर दादी सुबी और रामदीन के साथ मंदिर जा रही थी। भरत और प्रतिभा जी अपने दोस्त के घर लंच पर जाने वाले थे, तो छाया को संभालने वाला कोई तो चाहिए। माया आज घर पर ही थी। सबसे पहले उसने कमरे में जाकर अच्छे तरीके से अलमारी की सेटिंग करी, बिल्कुल गुरु वाले तरीके से। फिर छाया के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। शाम गिर आई थी। वो हॉल में छाया के पीछे पीछे भाग रही थी। रुको बेटा, मैं थक जाऊंगी। नहीं मम्मा, पकड़ो मुझे। छाया मुख्य दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खुला था। माया उसको पकड़ने जैसे ही उधर भागी, अचानक से किसी से टकरा गई। उफ, वो धीरे से बोली। सॉरी, कहीं लगी तो नहीं आपको? किसी लड़के की आवाज गूंजी। जैसे ही माया ने घबराकर चेहरा ऊपर किया, उस शख्स ने अपनी गर्दन हल्के से घुमाई, अपनी जीभ को दांतों से काटा, आंखें बंद की और धीरे से बड़बड़ाया। भला की खूबसूरत, बवाल है बवाल, एक जहर, ऊपर से नीचे तक कयामत। वो शख्स अपना चेहरा माया की तरफ मोड़कर, कहीं लगी तो नहीं आपको? जी नहीं, मगर मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के पीछे भाग रही थी। मेरा ध्यान आप पर नहीं था और मैं टकरा गई। ओह, आप माफी ना मांगे, गलती हमारी है शायद। उसने हाथ माया को उठाने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि माया झिझक कर पीछे खिसक गई और खुद उठ गई। छाया दौड़ती हुई आई। मम्मा, आपको लगी तो नहीं? तो ये आपकी बेटी है, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा है आपको। तब कमसिन हुआ करती थी, मगर अब। आखिरी पंक्ति वो धीरे से बोल गया। नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगी। माया ने छाया के प्रश्न का उत्तर दिया। आगंतुक की बातें उसे कचोट गईं। फिर खुद को संभालते हुए, क्या मैं आपको जानती हूँ? शायद नहीं, और शायद हाँ भी। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखेरते हुए, जी मैं समझी नहीं। समझना समझाना छोड़िए, पहले ये बताएं, आप कौन? ये सवाल अजनबी की ओर से था। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? माया ने पूछा। शायद आपसे ही मिलना था मुझे। वो थोड़ा घबरा गई। देखिए, इस समय घर में कोई नहीं है, आप बाद में आइएगा। बाद में क्यों? और वो सोफे पर पसर गया। माया कुछ देर खड़ी सोचती रही। क्या मैं इसे जानती हूँ?
क्यों लग रहा है मैं इसे कुछ कुछ जानती हूँ, मगर कैसे? उसी समय भरत जी और प्रतिभा जी की वापसी हो गई। छाया प्रतिभा जी की टांगों से लिपटते हुए, छोटी दादी मेरे लिए क्या लाए हो? प्रतिभा जी उसे गोदी में उठाकर, ढेर सारी चॉकलेट। तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, और माँ मेरे लिए कुछ भी नहीं? प्रतिभा और भरत जी का ध्यान उस तरफ नहीं था, मगर ईश्वर ने मानो उनके कानों में शीशा उड़ेल दिया हो। ये और यहाँ वापिस क्यों? दोनों के चेहरे पर परेशानी ने डेरा डाल दिया। माया हैरानगी से दोनों के चेहरों को देखते हुए, माँ कहा इसने, और ये दोनों इतने परेशान क्यों हो गए? वो सोफे से उठकर आया और प्रतिभा जी के गले लगकर, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मगर नजरें रह रहकर माया पर फिसल रही थी। माँ मतलब ये, मगर मुझे क्यों नहीं पता? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। माया ने मन में सोचा। उतने में दादी भी आ गईं और उसे देखकर मन में, ये यहाँ कैसे? अभी तो समय था, भगवान रक्षा करना सबकी। प्रतिभा जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या जवाब दे। फिर बोल उठी, कैसा है तू? ठीक तो है ना? आखिर थी तो माँ ही ना। मैं तो ठीक हूँ माँ। लगता है मेरे आने से किसी को खुशी नहीं। शायद सबके चेहरे उतर गए हैं, क्यों? फिर सुबी और माया की तरफ देखकर, घर में काफी नए मेहमान आ गए हैं, खूब खातिरदारी करेंगे इनकी, मतलब इनसे करवाएंगे अपनी। धीरे धीरे कर वो सबसे मिला। माया सबके लिए कॉफी बना लाई। माँ क्या मैं इन्हें जानती हूँ? उस शख्स की ओर देखकर, भरत जी, ये हमारा बड़ा बेटा है पुनीत, मेरा और प्रतिभा का बेटा, गुरु से 1 साल बड़ा है। ओह मुझे पता नहीं था। ये वही है जिसके बारे में दादी भी छुपा गई थी, और प्रतिभा जी की अलमारी से जो तस्वीर गिरी थी, वही शख्स। दादी बोल उठी, बेटा तुम्हें कैसे पता होगा? हमने कभी तुम्हें बताया ही नहीं। पुनीत माया की तरफ दिलफरेब तरीके से देखते हुए, वैसे ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है? हमने इन्हें कभी नहीं देखा पहले यहाँ। भरत गुरु की बीवी है, और वो गुरु की बेटी। वाह, छोटे की शादी भी हो गई और बेटी भी। वैसे कुछ भी कहो, ये अजंता की मूरत लगती है। तमीज से बात कर पुनीत, ये तेरी भाभी लगती है। प्रतिभा जी गर्जी, भाभी कैसे माँ? वो तो मुझसे छोटा है। माया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो बार बार दरवाजा देख रही थी, जैसे पुकार रही हो, गुरु जल्दी आ जाओ। क्या बात है माया, ऐसे क्या टकटकी लगा रही हो दरवाजे पर? आ जाएगा गुरु, पुनीत हंसते हुए बोला। गुरु की बहू, छाया को लेकर कमरे में जाओ, दादी ने कहा। माया ने छाया का हाथ पकड़ा और चली गई। क्या नागिन सी चाल है इसकी माँ। गुरु ये सब, मैं तेरा कमरा तैयार करती हूँ। और ये बता, अभी तो तुझे वक्त था आने में, 4 महीने बचे थे। माँ बोर हो गया था वहाँ, फिर जैसे तैसे तिकड़म लगाकर वापिस आ ही गया, और अब मैं सुधर गया हूँ, कुछ गलत नहीं करूँगा, वो उठते हुए बोला। माया और पुनीत के जाने के बाद अब क्या बताएं माया को? गुरु को कहते हैं वो बता देगा। तभी गुरु भी आ गया। क्या बात है, आज सब लोग यहाँ, क्या खिचड़ी पक रही है? और बीबी और क्यूटी किधर है? वो बात दरअसल ये है पुत्र, कि दादी बोलते बोलते रुक गईं। बताइए तो सही दादी, आप लोग परेशान से क्यों हैं? प्रतिभा जी बोल उठी। पुनीत वापिस आ गया है। क्या? मगर छोटी माँ, अभी तो भाई के 4 महीने बचे थे। वो आ गया बेटा, अब समझ नहीं आ रहा क्या करेगा वो। चिंता क्यों करते हो आप लोग? इतने सालों बाद आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सुधरा हुआ होगा। क्या वो माया से मिले? गुरु ने पूछा। हाँ यही तो बात है, वो मिला। अब तू ही माया को सब सच बताना। ठीक है दादी, मैं माया को बता दूंगा, आप चिंता ना करें। वैसे भाई है कहाँ? अपने कमरे में। शाम को खाना खाने समय मिल लेना उससे। गुरु कमरे में जाते समय, शायद भाई में कुछ सुधार हुआ हो, फिर भी मुझे माया का ध्यान रखना पड़ेगा। खूबसूरती भाई की कमजोरी है, और माया तो, जैसे ही दरवाजा खोला, छाया गुरु से लिपट गई। पापा आ गए तुम? माया गुरु के पास आकर, कैसा रहा तुम्हारा दिन? कैसा हो सकता है तुम्हारे बगैर? तुम्हें देखने की आदत जो पड़ गई है। भाई से मिली तुम? हाँ मिली। थोड़ी हैरानी हुई जानकर कि आपका कोई बड़ा भाई भी है। कैसे लगे वो तुम्हें? कुछ अजीब सा महसूस हुआ उनसे मिलकर। ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है, मगर कहाँ। काफी देर से वही सोच रही हूँ,
कहाँ देखा है। रहने दो सोचना, तुम्हें खाना खाने के बाद सब बताता हूँ। हाँ, रात को खाने की टेबल पर सब बैठे ही थे कि पुनीत ने गुरु के कंधे पर हाथ रखा। छोटे, कैसा है तू? गुरु उठकर पुनीत के गले लग गया। ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल मस्त। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। पुनीत ने एक भरपूर निगाह माया पर डालकर कहा। भाई, बस वो सब जल्दी में हो गया, मगर मानना पड़ेगा, हीरा ढूंढ कर लाए हो। शुक्रिया भाई। पुनीत माया के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया, मगर रह रहकर नजरें माया की खूबसूरती के दीदार कर रही थी। गुरु सब भाप गया। बीबी, जरा अचार ले आओगी अंदर से? माया को उठाने के बहाने गुरु ने कहा, ताकि वो माया की जगह बैठ सके। माया उठकर किचन में चली गई। तुरंत पुनीत बोल उठा, मैं फ्रिज से ठंडा पानी ले आऊं? मगर तभी गुरु उठ गया। आप बैठे रहें भाई, मैं ले आता हूँ। सुबी हैरान थी, उसके होते हुए सब क्यों उठ रहे हैं। गुरु जैसे ही किचन में पहुंचा, माया मुड़ी ही थी कि गुरु से टकरा गई। आउश, क्या करते हो पतिदेव? लग गई मुझे। वो मेरी शेरनी को भी चोट लगती है, और नहीं तो क्या। तभी गुरु को आभास हुआ पुनीत के आने का। उसने जानबूझकर माया को कमर से पकड़ अपनी ओर खींचा। क्या कर रहे हो गुरु? वो हैरान हो गई। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। करने दो, आज पूरा दिन तुम्हारे बगैर काटा है, भरपाई कर रहा हूँ। माया सिहर गई, नजरें झुक गईं। बीबी, मेरी तरफ देखो ना। बिल्कुल नहीं देखूंगी, देखा तो तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगी। प्लीज माया, प्लीज। माया की नजरें गुरु की नजरों से टकराई। वो उसके चेहरे की तरफ झुका ही था कि माया ने आंखें बंद कर ली। होठों में कपकपाहट शुरू हो गई। पुनीत दरवाजे के कोने पर खड़ा हो सब देख रहा था। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची और चला गया। गुरु को एहसास हो गया कि वो वहां से चला गया है। उसने माया के हाथ से अचार का डिब्बा लिया, उसके गाल को चूमा, उसके सिर पर चपत लगाई और, पागल औरत, अब ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और चलो बाहर। माया ने आंखें खोली और अपनी बेवकूफ़ी पर हंस दी। मन में, जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। बीबी, इतना ना सोच मेरे बारे में कि सांस लेना दुश्वार हो जाए। गुरु तुम आज, मैं क्या आज? पागल औरत। रात को कमरे में माया फिर खिड़की के पास खड़ी सोच रही थी। गुरु बाथरूम से बाहर आया, ठिठक गया। ये बीबी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। बीबी, क्या तुम्हें इस खिड़की से इस कदर मोहब्बत है कि सामने खड़ा इंसान नजर नहीं आता? मुझे बहुत जलन हो रही है इस खिड़की से। नहीं गुरु, मैं तो बस यूं ही। क्या यूं ही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे भाई से पहले मिल चुकी हूँ। यही सोच सोच कर परेशान हूँ। कोशिश कर रही हूँ याद करने की, मगर दिमाग सुन पड़ जाता है। कहाँ मिली हूँ उनसे? माया के चेहरे पर सिकन आ गई। क्यों परेशान कर रही हो खुद को? तुम भाई से मिल ही नहीं सकती? वो तो तकरीबन पिछले 5 सालों से यहाँ थे ही नहीं। बस साल में 2 बार ही छोटी माँ और पापा को उनसे मिलने की इजाज़त थी। इजाज़त थी? इसका क्या मतलब है गुरु? और एक और बात मेरी समझ में नहीं आई, वो तुम्हारे बड़े भाई कैसे? सब कुछ उलझा उलझा सा है। जब मेरी माँ की पापा से शादी हुई थी तो बड़े भाई पैदा होने वाले थे। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बड़ी माँ है। मैंने उन्हें अपनी माँ के बाद देखा तो छोटी माँ कहना शुरू कर दिया। तब से वो मेरी छोटी माँ ही है। वो तो ठीक है गुरु, मगर ये इजाज़त वाली बात समझ में नहीं आई मुझे। और वो पिछले 5 सालों से कहाँ थे? बिस्तर में बैठते हैं। वैसे भी आज ठंडी कुछ ज़्यादा है और शायद बारिश भी हो जाए। दूसरे छाया तो अब छोटी माँ की ही होकर रह गई है। हाँ, इसी बहाने अब माँ भी खुश रह लेती हैं। और गुरु, अब वो पार्टियों में भी नहीं जाती। माया ने चहकते हुए कहा। चलें फिर? हाँ कहकर जैसे ही माया पीछे मुड़ी, पर्दे में उलझकर सीधा गुरु की बाहों में जा समाई। गुरु से थामते हुए, उलझी भी तो कहाँ, सुलझे हुए पर्दे में। वो गुरु की कैसे निकलने को हुई ही थी कि गुरु ने उसे बाहों में उठा लिया। माया हैरानी से गुरु को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अपनी ही बीवी को उठा रखा है मैंने, और किसी की नहीं। बेशक अभी तक तुम पूरी तरह से मेरी नहीं बनी हो, मगर हो तो मेरी ही ना। माया उसकी नसीली आंखों में देखते हुए, पूरी तरह से मेरी? इसका मतलब? रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, और अभी तुमसे हो भी नहीं पाएगा। क्या समझ नहीं आएगा और क्या नहीं हो पाएगा? गुरु, तुम एक बार समझाओ, मैं सब कर लूंगी। वादा करती हूँ। गुरु मन में, यह सच में ही पागल है। ठीक ही कहता हूँ मैं इसे। पागल औरत,
उसने धीरे से माया को बिस्तर पर लिटाया और रजाई उड़ा दी। माया उसे अपने पास खींचते हुए, बताओ ना तुम, क्या नहीं हो पाएगा मुझसे? गुरु उसकी आंखों में एकटक झांकने लगा तो माया की नजरें झुक गईं। उसकी पकड़ गुरु के बाजुओं पर ढीली पड़ गई। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और महसूस हो गया कि गुरु का चेहरा उसके काफी नजदीक है। वो उसकी सांसों को अपने करीब महसूस कर रही थी। वो थोड़ा और झुका और माया के होठों को छू लिया। माया जड़ हो गई, गुरु पीछे होते हुए। तुम्हारे जिस्म में कुछ हलचल हुई ना मेरे इस तरह छूने से? तो बताओ, क्या तुम इसके बाद का काम कर पाओगी? वो जाने दोगी हमें दो से एक? मैं इस काम की बात कर रहा था। अभी तुमसे ये ना हो पाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर का अंधेरा खत्म हो जाएगा, तुम खुद पूरी की पूरी मेरी हो जाओगी और मैं उस रोशन रात का इंतजार कर रहा हूँ। गुरु ने खिड़की के पर्दों को चढ़ाते हुए कहा। माया उसकी गूढ़ बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हुई जा रही थी। गुरु आकर माया के पास बैठ गया। वो अभी भी गुरु से काफी दूर बैठी हुई थी। पास आ सकती हो? शायद 2 महीनों से ऊपर हो गया है तुम्हें मेरे साथ रहते हुए। कभी कुछ गलत किया? कुछ नहीं ना? तो करीब आओ। रोज तो मेरे सीने पर सिर रखकर सोती हो, आज दूर क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे होठों को क्यों छूता हूँ? कारण तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम मेरे पास महफूज हो। माया सरक कर गुरु के पास आ गई। रोज की तरह उसके कंधे पर सिर रखा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। एहसास दिलाने के और भी तरीके भी तो होते हैं ना? उसने सवाल किया। हाँ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मगर जिसे आप दिल से अपनाते हो, हर झूठ सच से परे, जिसके जज्बातों में आप अपने जज्बात भूल कर पी जाओ, तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं उसे समझाने का। तुम्हारे होठों को छूने का मतलब है तुम्हारे अंदर बह रहे पनप रहे दर्द को आधा बांट लेना। अगर तुम्हारा जिस्म चाहिए होता तो हक बनता है उस पर मेरा, मगर नहीं। जिस दिन तुम्हारा सारा दर्द बांट लूंगा, तुम खुद मेरी हो जाओगी। देखना, इंतजार कर रही हूँ उस दिन का मैं भी, मगर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है वक्त कुछ और ही करवट लेने वाला है। पागल औरत, क्या क्या सोचती रहती हो? गुरु ने उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा। छोड़ो ना गुरु इन सब बातों को। तुम पुनीत भैया के बारे में बता रहे थे, कहाँ थे वो इतने सालों तक? सबसे दूर, और क्यों? उनकी सच्चाई जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। कोशिश करना, सब सच जानने के बाद घबराओ मत। तुम साथ हो तो महफूज हो। तुम बताओ बस। उसने गुरु के खूबसूरत चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए कहा। गुरु माया के हाथों को पकड़े हुए। बचपन में तो भाई बिल्कुल ठीक था, मगर जब 16-17 साल का हुआ तो ना जाने कैसी बुरी संगत में फंस गया। कहीं कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू। शुरू शुरू में सबको लगा लोग यूं ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, लेकिन बाद में ये हरकतें बढ़ती गईं। छोटी माँ और पापा को कई बार दोस्तों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। माया थोड़ा घबरा गई और उसने ज्यादा कसकर गुरु का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या हुआ बीबी? मैं हूं ना। नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? गुरु, एक दिन भाई बदय बादशाह घर आया। सबने पूछा क्या हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उस दिन के बाद तो उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ गईं। समझाने की बहुत कोशिश करी, सब बेकार। माया के शरीर में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें जगमगा उठी। बीवी, इतनी ठंडी में पसीना? गुरु अपनी आस्तीन से उसका पसीना पोंछते हुए। तुम तो इतनी बहादुर हो। मैं तो बस बता रहा हूँ तुम्हें ये सब, इसलिए कि तुम भाई की सच्चाई से अनजान ना रहो। गुरु ने फिर बोलना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब उसने रामदीन की मौसेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मतलब? माया ने घबराते हुए पूछा। उसका शरीर कांप रहा था। गुरु ने सब महसूस कर लिया था। माया, मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम्हारी घबराहट कैसे दूर होगी। माया ने गुरु की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। गुरु ने उसके होठों को छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर क्या हुआ था? माया ने पूछा। वो बेचारी लड़की तो बस यूं ही रामदीन के साथ आ गई थी। उस दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो, भाई और रामदीन थे। भाई ने जानबूझकर रामदीन को बाहर भेज दिया, और जब भाई उसकी असमत से खेलने ही वाला था, जाने छोटी माँ कहाँ से आ गई।
उस दिन वो भाई का ये बहसी रूप देखकर हैरान रह गईं। वो ही थी जिन्होंने उस लड़की को भाई से बचाया। फिर क्या किया तुम सबने? यहाँ से 550 किलोमीटर दूर सुंदरबाग एक जगह है जहाँ पर एक आश्रम है। उस आश्रम में ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को सुधारा जाता है। आज से तकरीबन 5 साल पहले भाई को वहां भेज दिया गया था। पता नहीं वो वापस कैसे आ गए। उन्हें तो 5 साल वहां रहना था। चलो अब आ ही गए हैं तो देखते हैं उनमें कितना सुधार हुआ है। हाँ, माया ने कहा। गुरु मन में, कैसे कहूँ माया कि तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी खूबसूरती, कभी कभी तो डर लग जाता है। वो काफी देर को सोचता रहा, फिर खामोशी को तोड़ा। बीवी, बीवी। मगर माया क्या सुनती, वो तो सो चुकी थी। गुरु ने भी आंखें बंद कर लीं। यूं तो सब एहतियात बरत रहे थे, पुनीत पर नजर रखे हुए थे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन गुजर गए। पुनीत ठीक ही रहा, कुछ ऐसा वैसा ना किया। बस आते जाते नजरें बचाकर माया को ताकना आदत सी बन गई थी। नजरें जिस्म पर फिसलती तो होश खो बैठता। सबको इत्मीनान हो चुका था कि वो बदल गया है। क्या वो सचमुच बदल गया था या बदलने का दिखावा कर रहा था? छाया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो माया आज घर पर ही रुक गई। सब लोग किसी समारोह में शिरकत करने गए थे, पुनीत भी। घर में बस माँ बेटी माया और छाया ही थी। दोपहर का समय। छाया की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सोई हुई थी। मम्मा भूख लगी है। ठहरो बच्चे, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। तुम सोए रहना, डॉक्टर ने मना किया है ना, ठंड में नहीं निकलना। जी मम्मा, आप जाओ। माया किचन में कुछ बना रही थी। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि किसी की लालची नजरें उस पर फिसल रही हैं। जैसे ही वो मुड़ी, हैरान रह गई। सामने पुनीत खड़ा था, कुटिल मुस्कान के साथ। माया घबराकर, आप यहाँ? रोक नहीं पाया खुद को। तुम्हारी खूबसूरती ने पागल बना रखा है मुझे। ना रात को नींद है ना दिन को सुकून। शर्म नहीं आती आपको? आपके भाई की पत्नी हूँ मैं। मुझसे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने जाने के कदम बढ़ाए ही थे कि पुनीत दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। बेशक पत्नी तुम गुरु की हो, मगर मुझे ये भी पता है जिस्म तेरा उसने छुआ नहीं। उसने नहीं छुआ, अच्छा ही हुआ। एक बार फिर उस खूबसूरती का दीदार हम ही करेंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? रास्ता छोड़िए। तुम खुद से आओगी या फिर मैं वही रास्ता अपनाऊं जो कई बरस पहले अपनाया था? माया के हाथ से प्लेट छटक गई। रूह कांप उठी। वो कुछ बोलने को ही थी कि पुनीत ने उसे पकड़ा और उसके मुंह पर हाथ रखा और घसीटता हुआ अपने कमरे की तरफ ले गया। माया कुछ ना कर पाई। वो आज फिर मर गई। तो ये था वो अतीत जिसने उसे उसका ही न छोड़ा। रास्ते में जो चीज आई गिरती गई। छाया आवाज सुनकर आई तो क्या देखती है? पुनीत उसकी मम्मा का मुंह बंद कर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। नन्हा सा बच्चा डर कर एक कोने में बैठ गया। एक तो तबीयत ठीक नहीं और पुनीत ने माया को झटके से अपने बिस्तर पर पटका। माया का शरीर बेजान हो चुका था। अतीत जिसे उसने कभी न देखा था सामने खड़ा था, जिसने उसे जिंदा लाश में बदल कर रख दिया था। वो अतीत। चिल्लाना चाहती थी, चीख घुटकर रह गई। हाथ पांव चलाना चाहती थी, मगर सब सुन। ये कैसा खौफ था? पुनीत अपना जैकेट उतारकर फेंकता हुआ। सच में माया, उस वक्त तुम कमसिन थी, मगर आज तक मैंने इतना खूबसूरत तरासा हुआ बदन नहीं देखा। मालूम ना था 7-8 साल बाद फिर तुम्हें देखूंगा तो इस कदर दीवाना हो जाऊंगा। माया के हलक से घुटी हुई आवाज निकली। जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। मुझे सब याद है मेरी जान। वो अपनी टी शर्ट उतारते हुए बोला। तुम पत्नी उसी की रहो, मगर सुहागन मैं तुम्हें बनाऊंगा। बेचारा वो तो शायद जानता भी नहीं होगा कि तुम्हारे बदन के कोने कोने का दीदार पुनीत कर चुका है। ओह, आज वो दिन आंखों के सामने घूम गया। कितनी फुर्सत से बनाया है तुम्हें बनाने वाले ने। आज फिर मेरी आंखें ही फुर्सत से तुम्हें देखेंगी। वो माया की तरफ बढ़ा ही था कि वो बिजली की गति से उठी और चिल्लाई। तो वो तुम ही थे, वो राक्षस जिसने एक 17 साल की लड़की को नहीं बख्शा। तुम ही थे जिसके कारण मैं आज तक खुद से लड़ती रही। तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा परिवार मुझे अपना नहीं पाया। वो उठी और पुनीत पर चाटों की बरसात शुरू कर दी। तुम हो वो बलात्कारी, रेपिस्ट, दरिंदे। तभी मुझे तुम्हें देखकर लगा था मैं तुम्हें जानती हूँ।
तुम्हारी वजह से मैं गुरु के करीब नहीं जा पाई। तुम्हारे दिए जख्म जब भी देखती हूँ चिढ़ हो जाती है अपने जिस्म से। पुनीत ने कहा लगाया। और हाँ, मैं ही हूँ वो नकाब के पीछे का चेहरा। आज भी तुम्हारा जिस्म मेरी बाहों में होगा। दिल में हसरत है उन जख्मों को फिर से देखने की। तुम आज तक छोटे को कुछ नहीं बता पाई, तो आगे क्या बताओगी? उसने माया के चांटे मारते हुए हाथ पकड़े और एक झटके से उसके स्वेटर को उसके बदन से अलग कर दिया। माया ने काफी कोशिश करी, मगर पुनीत उसकी टी शर्ट उतारने में सफल हो गया। अब वो ऊपर से सिर्फ अंतःवस्त्र में थी। वो चीख पड़ी, चिल्लाई। तभी एकदम से दरवाजा खुला और एक आवाज, पुनीत। वो पीछे मुड़ा। सामने प्रतिभा जी खड़ी थी, पूर्ण काली के अवतार में, साथ में छोटी सी छाया। उन्होंने अपना शॉल माया की तरफ फेंका। बेटा, मैं आ गई हूँ, शाल लपेटो अपने ऊपर। माया ने खामोशी से उसे अपने ऊपर लपेट लिया और एक कोने पर निढाल होकर गिर गई। माँ, तुम कब यहाँ कैसे? तू जैसे राक्षस को जन्म दिया है तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू पार्टी छोड़कर इसलिए आया था। झूठ बोला तूने, अपने दोस्त के पास जा रहा है। यह तो मेरा दिमाग काम कर गया। और मगर माँ, मर गई तेरी माँ, मर गई। ये तो इस छोटी सी बच्ची की बदौलत मुझे पता चला तू माया को यहाँ। छी, शर्म आती है मुझे खुद पर कि तू मेरी कोख से जन्मा है। माया एक कोने पर साल लपेटे सुन बैठी थी, बेजान शरीर। माँ, तू नहीं जानती, ये पहले भी मेरे साथ सो चुकी है। एक जोरदार थप्पड़ पुनीत के गाल पर पड़ा। पुनीत गुस्से में अपनी माँ को धकेलकर माया की तरफ बढ़ा ही था कि उसके सिर पर गमला टूट गया और वो धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी गुरु बदरबास भागता हुआ घर पहुंचा। छोटी माँ, कहाँ हो? क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी? हुआ क्या है? वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते चिल्लाकर बोल रहा था कि तभी पुनीत के कमरे से प्रतिभा जी छाया को गोद में लिए बाहर निकली। छाया सहमी हुई थी। छोटी माँ, क्या हुआ? गुरु, अंदर जाकर माया को संभाल बेटा। उसे तेरी जरूरत है, सिर्फ तेरी, किसी और की नहीं। और हाँ, डॉक्टर को बुला लेना। एक पिशाच बेहोश पड़ा है। उसके बाद तुझे जो सजा उसे देनी होगी दे देना। जेल भेजना या सदा के लिए आश्रम भेजना, फैसला तुम्हारा होगा। उन्होंने सर्द लहजे में कहा और छाया को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। गुरु हैरान। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, ठिठक गया। फर्श पर आधे कपड़ों में पुनीत बेहोश पड़ा था और माया के कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे। वो निढाल एक कोने में शॉल लपेटे पड़ी थी। आंसू सूख चुके थे। बिल्कुल बेजान सी गुड़िया। गुरु को सब समझते देर न लगी। वो धीरे धीरे माया के पास पहुंचा और बैठकर उसे पुकारा। बीबी, सुनो तो। माया तो बेसुध थी, कुछ सुनाई ना दिया। गुरु रो दिया। उसने माया को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। बीबी। माया जैसे होश में आई, सामने गुरु को देखा, जोर से चिल्लाई और झपट कर गुरु के गले लग फूट कर रो पड़ी। गुरु ने उसे कसकर गले लगाया, बालों को सहलाकर। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, वो सिसकते हुए बोली। मुझे छोड़ोगे तो नहीं गुरु? मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।